अगर हालात किसी इंसान के सपने तय करते तो गरीब के घर में पैदा हुआ हर बच्चा सपना देखना ही छोड़ देता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फटी किताबों से भी अपनी किस्मत लिख देते हैं। हमारे पास आज जो स्रोत हैं उनमें एक ऐसी ही कहानी है, रामू की। मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत और एक सपना जो उस घर से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन ये कहानी अकेली नहीं है। इसके साथ कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययन और लेख भी हैं जो दृढ़ संकल्प मतलब ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ रामू की कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इन सभी को मिलाकर यह समझने की कोशिश करना है कि जब हर परिस्थिति खिलाफ हो तो सफलता का मनोविज्ञान काम कैसे करता है। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्योंकि देखिए, ऐसी कहानियां हमें प्रेरणा तो देती हैं, हाँ, है ना? राइट। पर हम अक्सर उसके क्यों और कैसे पर नहीं जाते। राइट। आज हम वही करेंगे। इस यात्रा को कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, कि गरीबी में इतने बड़े सपने देखने का मनोविज्ञान क्या है। अच्छा। ये जो सामाजिक तिरस्कार होता है, मजाक उड़ाया जाता है, उसका सामना करने के लिए मानसिक ताकत आती कहाँ से है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो वो फिर से खड़ा कैसे होता है। मतलब हम रामू की कहानी को एक तरह की केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ के देखेंगे। बढ़िया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हालात और सपने। रामू की दुनिया का जो चित्र हमारे स्रोत खींचते हैं वो काफी निराशाजनक है। पिता मजदूर, माँ दूसरों के घर में काम करती हैं और रामू खुद नंगे पैर स्कूल जाता है। ऐसे में उसका अफसर बनने का सपना देखना ये अपने आप में एक अनोखी बात लगती है। सवाल यही है कि जब आसपास सब कुछ आपको आपकी सीमाएं दिखा रहा हो तो कोई इंसान उससे आगे देखने की हिम्मत कैसे करता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही, आप कह सकती है, आकर्षक पहलू है। स्रोत में एक पंक्ति है, शब्द दर्द देते हैं लेकिन सपने ताकत देते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है। बचाव तंत्र? हाँ, जिसे एस्केपिज्म या पलायनवाद से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव रूप में। अच्छा। जब आपकी असलियत दर्दनाक होती है तो आपका दिमाग भविष्य की एक बेहतर तस्वीर बना लेता है ताकि वो आज के दर्द को सह सके। अच्छा। तो रामू के लिए उसका अफसर बनने का सपना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, वो उसकी ढाल थी। ढाल? हाँ, एक ढाल। हर ताना, हर मजाक उस ढाल से टकराकर वापस चला जाता था, क्योंकि उसके दिमाग में एक दूसरी ज्यादा शक्तिशाली हकीकत चल रही थी। मतलब ये एक तरह का मेंटल सर्वाइवल टूल है। बिल्कुल। लेकिन ये सपना जब पहली बार दुनिया के सामने आता है तो उसे बहुत कठोर प्रतिक्रिया मिलती है। मुझे वो क्लासरूम वाला सीन याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत अहम है। जब टीचर पूछते हैं कि कौन क्या बनेगा तो रामू धीरे से कहता है, सर मैं भी अफसर बनना चाहता हूँ। और पूरी क्लास उस पर हंस पड़ती है। एक बच्चा कहता है, अफसर? इसके पास तो जूते भी नहीं है। ये एक बहुत ही क्रूर पल है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस तरह का पब्लिक ह्यूमिलिएशन किसी बच्चे के एम्बिशन पर क्या असर डालता है? देखिए, आमतौर पर ये दो में से एक काम करता है। या तो ये उस महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए कुचल देता है, या फिर ये उसे फौलाद बना देता है। रामू के मामले में दूसरा वाला हुआ, लेकिन उसके पीछे एक खास वजह है। क्या? कहानी में बताया गया है कि उस रात उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं बन सकता तो मेरी गरीबी जीत जाएगी और मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव हुआ। उसने उस अपमान को एक पर्सनल अटैक के तौर पर नहीं लिया। उसने इसे अपनी परिस्थिति, मतलब गरीबी के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। अच्छा। उसने दुश्मन को बाहर खोज लिया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपमान को व्यक्तिगत मान लेते हैं तो हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे एक बाहरी चुनौती बना देते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो उसने अपनी लड़ाई को मैं बनाम वो लोग से बदलकर मैं बनाम मेरी गरीबी कर दिया। बिल्कुल। लेकिन इस लड़ाई के लिए संसाधन तो चाहिए, और यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा आता है, संघर्ष और सहारा। रामू दिन में स्कूल जाता है, शाम को चाय की दुकान पर काम करता है और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता है। एक तरफ उसके पिता हैं जो कहते हैं, बेटा इतना पढ़कर क्या करेगा, काम सीख ले। ये एक व्यवहारिक सलाह लगती है जिसमें कहीं ना कहीं हार छिपी है। हाँ, पिता का जो नजरिया है वो उस हकीकत को दिखाता है जिसे मनोविज्ञान में सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जी। जब कोई इंसान बार बार कोशिश करने के बाद भी अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल पाता तो वो ये मानना शुरू कर देता है कि कुछ भी बदलना उसके बस में है ही नहीं। शायद रामू के पिता अपनी जिंदगी में उस दौर से गुजर चुके थे।
उनकी बात में चिंता है, लेकिन उम्मीद वो खत्म हो चुकी है। वो उसे आने वाली निराशा से बचाना चाहते हैं। एक तरह से हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ है। कहानी का सबसे भावुक पल वो है जब परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते और माँ वो अपनी चूड़ियां बेच देती हैं। वो कहती हैं, बेटा हाथ खाली हो सकते हैं लेकिन सपने नहीं। आपने पहले एक ढाल की बात की थी, क्या ये माँ का समर्थन उस ढाल को और मजबूत कर रहा था? बिल्कुल। और यहाँ हम सिर्फ भावनात्मक समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा सिद्धांत काम कर रहा है जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। अटैचमेंट थियरी। हाँ, ये थियरी कहती है कि अगर एक बच्चे का अपने माता पिता के साथ एक बहुत मजबूत और सुरक्षित इमोशनल कनेक्शन हो, तो वो बच्चा दुनिया को एक्सप्लोर करने और बड़े रिस्क लेने का आत्मविश्वास रखता है। अच्छा। उसे पता होता है कि अगर वो गिरेगा तो कोई है जो उसे उठा लेगा। माँ का चूड़ियां बेचना सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, वो रामू के सपने पर लगाई गई एक अमिट मोहर थी। सही बात है। वो कह रही थी कि इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। ये उस सेफ्टी नेट की तरह है जिसके होने पर एक एक्रोबैट हवा में सबसे मुश्किल कलाबाजी भी कर जाता है। तो एक अटूट विश्वास करने वाला इंसान आपके जोखिम लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या सिर्फ सहारा काफी है? क्योंकि इसके बाद रामू को अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। हाँ, परीक्षा में फेल होना। परीक्षा के दौरान वो बीमार पड़ जाता है और फेल हो जाता है। स्रोत में लिखा है वो टूटा, पूरी तरह टूटा। उसे लगने लगता है कि शायद लोग सही थे। ये वो मोड़ है जहां कई लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी हमें दृढ़ संकल्प के एक और जरूरी हिस्से पर लाती है, एक मार्गदर्शक या मेंटर की भूमिका। मेंटर? हाँ, जब रामू सब कुछ छोड़ने की कगार पर है, तब उसके स्कूल के टीचर उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं, रामू, हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। ये वाक्य उस समय उसके लिए संजीवनी जैसा था। जब हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है, तब किसी ऐसे व्यक्ति के शब्द जिस पर हम भरोसा करते हैं, हमें फिर से खुद पर विश्वास करने की वजह दे सकते हैं। तो ये मेंटरशिप का महत्व है। लेकिन एक वाक्य किसी टूटे हुए इंसान को फिर से कैसे खड़ा कर सकता है? क्या ये इतना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन ये एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पर हमें एक और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे हमारे एक स्रोत में ग्रिट कहा गया है। ग्रिट? जी, ग्रिट। इसका मतलब सिर्फ मेहनत या लगन नहीं है। इसका मतलब है किसी बहुत लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए जुनून और दृढ़ता बनाए रखना, खासकर असफलताओं और मुश्किलों के बावजूद। अच्छा। मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है, वो कहती हैं कि सफलता में टैलेंट से ज्यादा भूमिका ग्रिट की होती है। रामू की टीचर ने उसे टैलेंट का वास्ता नहीं दिया, उन्होंने उसकी ग्रिट को आवाज दी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसकी लड़ाई लंबी है और ये सिर्फ एक हारी हुई जंग है, पूरी लड़ाई नहीं। मतलब ग्रिट गिरने के बाद उठने की क्षमता है, जैसा कि स्रोत में लिखा भी है, फिर पड़ा, फिर गिरा, फिर उठा। बिल्कुल, ये प्रक्रिया दोहराई जाती रही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रिट कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है? हाँ, रिसर्च यही बताती है। ग्रिट विकसित होती है 4 चीजों से। पहला, रुचि यानी इंटरेस्ट, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अभ्यास, प्रैक्टिस, रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। तीसरा, उद्देश्य यानी पर्पस, ये विश्वास कि आपका काम आपसे बड़ा है। और चौथा, उम्मीद, होप। उम्मीद? हाँ, उम्मीद, ये विश्वास कि आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। रामू की कहानी में ये चारों चीजें दिखती हैं। अफसर बनना उसकी रुचि थी, रात दिन पढ़ना उसका अभ्यास था, गरीबी को हराना उसका उद्देश्य था। बिल्कुल, और टीचर के शब्दों ने उसकी उम्मीद को जिंदा रखा। ये एक बहुत ही स्पष्ट फ्रेमवर्क है और सालों के इसी ग्रिट का नतीजा हमें कहानी के अंत में दिखता है। अखबार में तस्वीर छपती है, गांव का बेटा बना अफसर। परिवार की आंखों में आंसू हैं और समाज का नजरिया वो पूरी तरह बदल गया है। जो लोग कभी हंसते थे, आज सलाम कर रहे हैं। सही बात है। रामू के अंतिम शब्द हैं, मैं गरीब था, कमजोर नहीं। ये उसकी पूरी यात्रा का सार है। बिल्कुल, ये उसकी पहचान का पुनर्निर्माण है। समाज ने उसे गरीब लड़के की पहचान दी थी, है ना? हाँ। एक ऐसी पहचान जो उसकी परिस्थितियों पर आधारित थी।
उसने सालों की मेहनत से अपने लिए एक नई पहचान गढ़ी, अफसर की, जो उसकी काबिलियत और दृढ़ता पर आधारित थी। उसने ये साबित कर दिया कि आपकी शुरुआती पहचान आपकी अंतिम पहचान हो, ये जरूरी नहीं है। जैसा कि कहानी का अंतिम संदेश है, गरीबी आपकी पहचान नहीं, आपकी कहानी की शुरुआत है। सही कहा। उसकी गरीबी ही वो आग थी जिसने उसके अंदर के फौलाद को तपाया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, मुश्किल हालात में देखे गए सपने सिर्फ इच्छाएं नहीं बल्कि वो एक मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करते हैं। हाँ। दूसरी, सामाजिक तिरस्कार को व्यक्तिगत अपमान की जगह एक बाहरी चुनौती बनाने से लड़ने की ताकत मिलती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, सफलता के लिए दो तरह के सहारे चाहिए, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी सहारा एक अटैचमेंट फिगर जैसे रामू की माँ, और एक मेंटर जैसे वो टीचर से मिलता है जो आपको गिरने पर उठाते हैं। और भीतरी सहारा? और भीतरी सहारा ग्रिट से आता है, यानी एक उद्देश्य के लिए सालों साल लगे रहने की क्षमता, जो आपको बार बार दौड़ने की हिम्मत देती है। ये एक व्यक्ति की जीत की कहानी है और इसका मनोविज्ञान भी हमने समझा, लेकिन ये मुझे एक और सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम रामू की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन अनगिनत सपनों का क्या, जो शायद सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि उनके पास अपनी चूड़ियां बेचने वाली माँ या सही समय पर हौसला देने वाला कोई टीचर नहीं था। रामू की कहानी व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प की ताकत तो दिखाती है, पर क्या ये हमारे समाज की उन कमियों को भी उजागर नहीं करती, जहां किसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए इतने असाधारण त्याग और संयोग की जरूरत पड़ती है?